नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खड़गपुर की रैली में ममता पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, दीदी की पाठशाला में पढ़ाया जाता है कट मनी और सिंडिकेट। एनआईए के हाथों में सौंपा गया मनसुख हिरेन का केस। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। केजरीवाल की घर घर राशन योजना पर लगा ग्रहण। केंद्र की रोक के बाद केजरीवाल ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस विधायक को जनजातीय इलाकों में रामलीला आयोजन से ऐतराज। बोले, हिंदू नहीं है आदिवासी। और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और राजनाथ सिंह के बीच हुई बातचीत। चीन और पाकिस्तान को धूल चटाने पर की चर्चा। नजर डालते हैं पहली खबर पर। पश्चिम बंगाल के रण में वोटर्स को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खड़गपुर में रैली की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने टीएमसी की मुखिया और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सिलेबस बताया। नरेंद्र मोदी ने ममता पर हमला बोलते हुए कहा कि दीदी की पाठशाला के सिलेबस में तोलाबादी, कटमनी और सिंडिकेट पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल में शिक्षा की क्या स्थिति है, ये खड़गपुर के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। शिक्षक भर्ती के नाम पर यहाँ का युवा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी के इन सवालों का दीदी के पास क्या जवाब है? देखिए, दीदी के ऊपर जो हमला आज हुआ है वो सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेन और एक जिसको कह सकते हैं कि अपोनेंट के ऊपर प्रहार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की 2 रैलियां, एक जो पुरुलिया में हुई जहां उन्होंने वहां पे पानी का मसला उठाया, आज वो जॉब्स को लेकर के बातचीत कर रहे थे। आप देखिए कि पिछले 3 दिनों में क्या हुआ है बंगाल के चुनाव में। अभी तक ये चल रहा था कि ममता बनर्जी जब से वो घायल हुई और वो अपनी टूटी हुई टांग को दिखा करके वो नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रही थी, और 3-4 दिनों तक ये ममता के पैर, सिंपैथी, ये मसला उसी में चल रहा था। ममता क्या श्लोक पढ़ रही है, चंडी पाठ कर रही है, सारा कुछ कर रही है। यही जो एक डिस्कोर्स जो इलेक्शन का जो नैरेटिव है वो सेट कर पा रही थी। लेकिन पिछले 3 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से अब ये वापस बंगाल चुनाव, जॉब, कटमनी, सिंडिकेट, जो फेलियर्स रहे हैं ममता बनर्जी के, उसके ऊपर अब ये पूरा का पूरा नैरेटिव केंद्रित हो गया है। ये अपने आप में बताता है कि एक एक्सपीरियंस जो पॉलिटिशियन होते हैं किस तरीके से चुनाव का पूरा रुख अपने हिसाब से मोड़ने में वो कामयाब हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगले 7 दिनों तक, कल वहाँ पे आने वाला है बीजेपी का मैनिफेस्टो, उसमें कई सारे चौंकाने वाली खबरें होंगी। साथ ही साथ अगले 7 दिन तक अमित शाह भी बंगाल में डेरा डंडा जमा करके बैठेंगे। तो आप जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों में बीजेपी का थोड़ा ग्राफ नीचे जा रहा था, अचानक से ये स्विंग बैक किया है और प्रधानमंत्री मोदी को इसकी पूरी क्रेडिट मिलनी चाहिए। जी, और अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। मुंबई के एंटीलिया केस में काली स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी, और इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। एनआईए से पहले इस पूरे मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही थी, लेकिन अब पूरा मामला एनआईए के हाथों में सौंप दिया गया है। डॉक्टर साहब, क्या अब भी उद्धव ठाकरे ये कहेंगे कि इस मामले की जांच एनआईए को क्यों सौंपी गई? वो कहेंगे ही, वो तो लगातार कहते आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से संलिप्तता पाई जा रही है शिवसेना के लीडर्स की, जिस तरीके से आपने सचिन वाजी को पूरी तरह से छूट दे रखी थी, जिस तरीके से परमवीर सिंह को मनमानी करने की पूरी आज़ादी दे दी गई थी, जिस तरीके से आप आम मुंबई वासी को मुंबई पुलिस टारगेट बना करके अलग अलग केसों में फंसा रही थी, ये सब के ऊपर एक जिसको कह सकते हैं कि कड़ा प्रहार हुआ है। मुंबई पुलिस की इमेज जो है वो पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो चुकी है।
ऐसे में ये जो केस है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें सचिन वाजे लगातार मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़ी हुई जितनी भी साक्ष्य थे, जो सबूत थे, जो लोग इसमें शामिल थे, वो अभी भी मुंबई पुलिस के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसी जानकारी, ऐसी जांच से ये जानकारियां प्राप्त हुई हैं। अब इसमें सवाल ये था कि क्या मुंबई पुलिस इसकी जांच करने के लिए अब उसे छोड़ा जा सकता है या नहीं छोड़ा जा सकता। तो दो पॉइंट है इसमें। एक तो लीगल पॉइंट है, क्या एनआईए इस तरह के केसेस को अपने आप गृह मंत्री के आदेश से वो ले सकती है? तो हाँ, ले सकती है, क्योंकि एनआईए के कानून के मुताबिक ही अगर कोई केस जो एनआईए जांच कर रही हो, टेररिज्म का केस, तो उससे जुड़ी हुई कोई केस अगर वैसा पाया जाता है कि जिसका सीधा रिश्ता उस केस से है, तो वो एनआईए के पास वो अपने आप एनआईए उसको टेक ओवर कर सकती है और जो लोकल पुलिस है उससे वो अधिकार छीना जा सकता है। तो लीगल पॉइंट तो एनआईए के साथ है ही, और दूसरा जो मॉरल पॉइंट है कि जिस तरीके से फजीयत हुई है सचिन वाजे की वजह से पूरी मुंबई पुलिस की, तो ऐसे में मुंबई पुलिस के द्वारा किया गया कोई भी जांच, उस पर लोगों को ना भरोसा होता और ना ही उसमें कोई जस्टिस मिल पाता। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह का ये एक मास्टर स्ट्रोक है। इसका राजनीतिक फायदा तो होगा ही, साथ ही साथ इस केस की सच्चाई के बारे में जो सामने लाने में भी सहूलियत मिलेगी। जी, और अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। केजरीवाल सरकार की घर घर राशन वितरण योजना पर ग्रहण लग गया है। केंद्र सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दी है। केजरीवाल सरकार की ये योजना 25 मार्च को लॉन्च होनी थी, लेकिन केंद्र ने दिल्ली सरकार विधेयक 2021 को लोकसभा में पेश करने के बाद घर घर राशन योजना पर पत्र भेजकर रोक लगा दी। अब आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर रवैया अपनाए हुए है। आम आदमी पार्टी ने इसे केंद्र सरकार और राशन माफिया का नतीजा करार दिया है। डॉक्टर साहब, अब केजरीवाल क्या करेंगे? केजरीवाल, देखिए, ये दरअसल ये मसला है क्या। एक अगर कानूनी तौर पे केंद्र सरकार अगर इस चीज़ के लिए अधिकृत नहीं है, वो कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट नहीं गए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दरअसल ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये जो राशन देने वाला जो पूरा जो काम होता है, जो अब तक हिंदुस्तान में जो सिस्टम बना हुआ है पूरे देश में, उससे अलग ये क्यों करना चाह रहे हैं, इसको समझिएगा, तब आपको ये भी समझ में आएगा कि केजरीवाल क्यों ये राजनीति के नेटवर्क ला रहे हैं। दरअसल केजरीवाल इस योजना के जरिए जो दुकानें, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो दुकानें होती हैं, जो कह सकते हैं राशन की जो शॉप्स होती हैं जहां सरकारी सामान मिलता है, उसमें तो वो दुकानदार के पास तो सामान आ ही रहा है, लेकिन उसे घर तक पहुंचाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको डिलीवरी बॉय की ज़रूरत पड़ेगी, एक पूरे सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। केजरीवाल इसके जरिए अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी देना चाहते हैं। जिस तरीके से, इसका एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, तब आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ये जो ऑड इवन का जो पूरा सिस्टम दिल्ली के अंदर लगता है, तो अचानक से हर रेड लाइट पे 10-12 लोग आपको नज़र आ जाएंगे। उनको दिहाड़ी मजदूर की तरह उसको रखा जाता है, किसी को 1000, किसी को 700 रुपये पर डे के हिसाब से पेमेंट दी जाती है। तो आपने एक स्कीम लगाई, किस चीज़ के लिए? तो इन्वायरमेंट के नाम पे आपने ये स्कीम लगा दिया, ऑड इवन लगाएंगे, और आप करते क्या हैं? आप इसके जरिए अपने कार्यकर्ताओं को पर डे उस पर आप हर रेड लाइट पे खड़ा कर देते हैं, उनकी जेबें गर्म करते हैं। किसके पैसे से? तो देश की जनता के पैसे से, दिल्ली की जनता के पैसे से। तो केजरीवाल कहते कुछ हैं, करते कुछ थे, और उनके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। जी, और अब नजर डालते हैं चौथी खबर पर। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार की ओर से एक विवादित बयान आया है। अपने बयान में सिंघार ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी मूलवासी है। कांग्रेस विधायक ने आदिवासी इलाकों में रामलीला के आयोजन पर भी ऐतराज जताया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस विधायक पर पलटवार करते हुए उन्हें इतिहास की जानकारी ना होने की बात कही है। डॉक्टर साहब, आदिवासियों को लेकर ये कौन सी नई राजनीति शुरू हो गई? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर हिंदू धर्म, हिंदुत्व को लेकर के एक इसको कह सकते हैं कि पैथोलॉजिकल हेट है। और दरअसल ये सारे लोग, ये जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरी का प्रभाव है, वो प्रभाव अपने आप में इस तरीके से है कि यूपीए के दौरान जिस तरीके से जितने जो कन्वर्जन करने वाली जो तथाकथित एजेंसियां हैं, जो एनजीओज हैं, जिन्हें बाहर से खास करके यूरोप से पैसे आते हैं, और ये लोग हिंदुओं को, खास करके किस तरह के हिंदुओं को,
जनजाति जो ट्राइबल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, तो उनको अलग अलग प्रलोभन दे करके, इंड्यूसमेंट दे करके, और अब तो ये मालूम चल रहा है कि वो चर्च भी बनाते हैं तो उसमें जो जीसस क्राइस्ट की जो तस्वीर होती है वो रामचंद्र जी की तरह होती है। उसके बाहर की जो बनावट होती है उसमें वो भगवा रंग डाल देते हैं, वो कह देते हैं भाई ईसा मसीह का मंदिर, और इस तरीके से लोगों को बरगला करके ये लोग क्रिश्चियन बनाने के काम में जुटे हुए हैं। और इस पूरे रैकेट को कांग्रेस पार्टी का वरद हस्त प्राप्त है। अब जब ये रामलीला या हिंदू धर्म से जुड़े हुए त्योहारों को मनाया जाता है ट्राइबल एरियाज़ में, और ख़ास करके बहुत सारे जिस तरह से आरएसएस अलग अलग ट्राइबल इलाकों में जाकर के उसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे लेकर के कांग्रेस पार्टी विरोध करते आ रही है। ये अभी से नहीं चल रहा है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ये पिछले 10-20 सालों से ये प्रक्रिया चल रही है कि जहां ये पाया जाता है कि जो कन्वर्जन करने वाले लोग हैं उन्हें पॉलिटिकल पैट्रोनेज कांग्रेस पार्टी से मिला हुआ रहता है, और उनसे लड़ने वाले लोग जो हैं उनको बदनाम किया जाता है। जी, और अब बात करते हैं आखिरी और पांचवी खबर की। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। कल पीएम मोदी और अजीत डोभाल से मुलाकात करने के बाद आज ऑस्टिन ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्रियों की इस मुलाकात में द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और विस्तार देने, चीन की वजह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलती स्थिति और पाकिस्तान के कारण बढ़ रहे आतंकवाद की चुनौती जैसे विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। और दोनों देश भारतीय सेना और अमेरिका की हिंद प्रशांत कमान, मध्य कमान और अफ्रीका कमान के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। डॉक्टर साहब, भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये मुलाकात? देखिए, जब ये ट्रंप साहब चुनाव हारे और बाइडेन सरकार आई तो हिंदुस्तान के अंदर में जो मोदी विरोधी थे वो नाचने लगे, झूमने लगे कि अब अमेरिका के साथ क्या होगा। इन ट्रंप के साथ तो इनकी दोस्ती थी, ओबामा के साथ तो मोदी की दोस्ती थी, उस वजह से हिंदुस्तान को बहुत फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन अब तो वहाँ पे दूसरी सरकार आ गई है, अब क्या होगा? अब इन लोगों को कौन समझाए, कौन बताए कि दो मुल्कों के बीच जो रिश्ते होते हैं वो हेड ऑफ द नेशन जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं उनके आपसी रिश्तों की वजह से फॉरेन पॉलिसी डिसाइड नहीं किया जाता। ये अमेरिका का इंटरेस्ट है कि हिंदुस्तान के साथ वो दोस्ती रखे, और ये भारत का इंटरेस्ट है कि चीन को अगर हमको काउंटर बैलेंस करना है तो हमें किसी शक्तिशाली देश के साथ हाथ मिलाना ज़रूरी है, कि ताकि जब हम क्राइसिस में आए तो हमारे पास कहीं न कहीं से वो मदद मिले। अब ये जो विजिट हुआ है इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि बाइडेन और हैरिस सरकार जो अमेरिका के अंदर है उन्होंने भारत के साथ जो अपने रिलेशन हैं उसको वैसे ही महत्व दिया है जिस तरीके से बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप दिया करते थे। पॉलिसीज़ में कोई बदलाव नहीं आई है, और अब ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो अब दूसरे लेवल पे जा रहा है। अब यहाँ पे कोऑपरेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। आपने सही कहा कि जिस तरीके से इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड और अफ्रीकन कमांड के बीच हमारा और अमेरिका का जो ताल्लुकात बढ़ने वाला है ये कोऑपरेशन का है। सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान और अमेरिका के जो रिश्ते हैं इस मीटिंग के बाद से महज हथियार खरीदने, हथियार बेचने के नहीं, बल्कि इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर में एक बड़ी भूमिका को तय करने वाला है। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।